हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्लांट वाला पार्ट खत्म किया था। आज हम इससे जो ह्यूमन वाले पार्ट है हम उससे आज खत्म करेंगे। ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आज का टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल्स। तो कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल्स को शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि प्लांट्स के पास कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए या अपने स्टिमुलस के रेस्पॉन्स के लिए उनके पास ना ही कोई सेंस ऑर्गन था, ना ही कोई नर्वस सिस्टम था। लेकिन एनिमल्स के पास क्या होता है, पूरा एक नर्वस सिस्टम होगा और उनके पास एंडोक्राइन सिस्टम होगा जिससे वो अपने किसी भी स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स करते हैं। तो वही है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आपके हार्मोन्स आ जाएंगे एंड नर्वस सिस्टम है वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। बताइए हमें, नोज, ईयर, टंग, आईज एंड स्किन। ठीक है। तो इन सेंस ऑर्गन से क्या करता है, टू रिसीव अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो ये हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन है वो एनवायरमेंट से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे चाहे वो हम कुछ देख रहे हैं आंखों से या हम जो फील कर रहे हैं स्किन से, है ना। द सेंस ऑर्गन्स कंटेन रिसेप्टर्स। अब सेंस ऑर्गन के पास रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे फोटो रिसेप्टर है जो कहाँ पे होगा, हमारी आंखों में होगा, है ना, जो लाइट के लिए बताएगा कि कैसे लाइट कम है या ज्यादा है, उसके लिए रेस्पॉन्स करना है। फोनो रिसेप्टर ये बताएगा आपका साउंड के लिए। ऑल्फैक्ट रिसेप्टर ये बताएगा आपका स्मेल के लिए। गुस्टेटरी रिसेप्टर आपका बताएगा ये टेस्ट के लिए जो आपकी टंग में होने वाला है। एंड थर्मो रिसेप्टर ये बताएगा आपका टेम्परेचर वगैरह के लिए जो आपका कहाँ पे होगा, स्किन पे होगा। ठीक है, ये आपका स्किन पे होने वाला है ना। टेस्ट के लिए आपका कहाँ पे होगा, ये टंग पे होने वाले हैं। और स्मेल के लिए आपके नोज में होंगे और साउंड के लिए ईयर्स में। ठीक है, ये क्या है, हमारे रिसेप्टर्स हैं जो हमारे आसपास जो भी बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे, उनके लिए रेस्पॉन्स करेंगे या फिर मैसेज को ट्रांसफर करेंगे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है। तो रिसेप्टर्स सेंड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस सेंड करते हैं किसके थ्रू, सेंसरी नर्वस सिस्टम के थ्रू। कहां तक, टू नर्वस सिस्टम, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है। देन उसके बाद क्या होता है, जो इफेक्टर होता है वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन रिसीव करता है नर्वस सिस्टम से और उसके लिए इफेक्ट करता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे है, इसमें हम देख सकते हैं कि एक लड़का जो है ये एक कोई भी हीट सोर्स है, मतलब कोई एक गर्म कप को यहाँ पकड़ता है, ये एक कैंडल है जिसको इसने टच किया है। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से जो रिसेप्टर होंगे कौन से होंगे, थर्मो रिसेप्टर होंगे जो स्किन पे है। यहाँ से मैसेज को ट्रांसफर करेंगे थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, है ना। जो सेंसरी न्यूरॉन होगी उसके थ्रू ये मैसेज को ट्रांसफर करेंगे। कहां तक करेंगे, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, यहाँ मैसेज जाएगा। इसके बाद जो हमारा मेन पार्ट है, जो हमारा ब्रेन है या जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, वो क्या बताएगी कि हमें करना क्या है। ठीक है। तो जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी नर्व्स है, वो मोटर नर्व से, है ना, कनेक्ट होती है थ्रू रिले नर्व्स। ये क्या है, रिले नर्व है। और बाद में मैसेज को रिसीव करके जो लेके आने वाली है वो कौन सी है, अपनी मोटर नर्व है। मोटर नर्व मैसेज लेके आएगी, कहां तक लेके आएगी, हमारी मसल्स तक। और मसल्स क्या करेंगे, जो रेस्पॉन्स करेंगे किसके लिए, स्टिमुलस के लिए। इससे क्या करेंगे, अपने हाथ को ये यहाँ से ऊपर हटा लेगा। ठीक है। तो हुआ क्या, ये पूरा हमारा रिफ्लेक्स आर्क हो जाएगा। इसमें हुआ क्या कि पहले रिसेप्टर था जो स्किन के लिए था, फिर सेंसरी नर्व के थ्रू मैसेज हमारा कहाँ पहुंचा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। उसके बाद मैसेज जो है रिले नर्व के थ्रू कहाँ पहुंचा, मोटर नर्व पे। और मोटर नर्व कहां तक लेके आए मैसेज को, इफेक्टर पे, जो कि अपनी मसल्स होती है। और फिर मसल्स क्या करेंगे, इस हाथ को ऊपर खींच लेंगे, है ना, रेस्पॉन्स करेंगे इस स्टिमुलस के लिए।
ठीक है, ये जो रेस्पॉन्स होता है बहुत ही तेजी से होता है। आगे बात करते हैं। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है? द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। तो नर्वस सिस्टम में देखा जाए तो इसका जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो यूनिट है इसकी, वो क्या है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन देखें तो ये फिगर है न्यूरॉन का, तो ये न्यूरॉन दिख रहा है। इसमें बात करें तो न्यूरॉन का क्या होता है? एक सेल बॉडी होती है, ये एक सेल बॉडी है। इस सेल बॉडी में से बहुत सारे फाइबर्स निकले हैं। एक फाइबर, एक जो लंबा सा फाइबर जा रहा है इधर, और बहुत सारे यहाँ छोटे छोटे से फाइबर दिख रहे हैं हमें, है ना। तो ये छोटे से फाइबर्स जो होते हैं उन्हें हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, और जो लंबा लंबा फाइबर जो है ऐसा बोलते हैं एक्सोन। ठीक है, और ये क्या है? अपनी सेल बॉडी। ठीक है, और बीच में जो कनेक्टेड होते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये फैट से बने होते हैं। ये है अपनी माइलिन शीथ, और ये है अपना नोड्स ऑफ रेनवियर, जो क्या है? माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है ना, ये जो गैप है ये है नोड्स ऑफ रेनवियर। एंड लास्ट में जो आपका एक्सोन टर्मिनल, या इसी को बोलते हैं हम एक्सोन एंडिंग, एक्सोन एंडिंग या नर्व एंडिंग बोलते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है एक न्यूरॉन का। यहाँ पे क्या होता है कि जो डेंड्राइट्स होते हैं ये क्या करते हैं? मैसेज को रिसीव करते हैं किसी भी एक स्टिमुलस से, है ना। जैसे मान लो कोई भी बदलाव आता है, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि एक कैंडल को एक लड़का जब टच करता है तो वहां से जो थर्मो रिसेप्टर है स्किन के, वो काम करेंगे और मैसेज को लेके आएंगे। ठीक है, तो डेंड्राइट्स मैसेज को कैरी करता है आगे की तरफ, और ये मैसेज आगे चलता है थ्रू एक्सोन एंडिंग या नर्व एंडिंग से, है ना। अब होता क्या है, जो दो न्यूरॉन होता है ना, दो न्यूरॉन जो होते हैं वो कभी आपस में इंटरकनेक्ट नहीं होते। हमेशा दो न्यूरॉन के बीच में क्या होता है? एक स्पेस होता है ना। ये होगा इसका एक्सोन एंडिंग हो गया, और ये क्या होंगे? दूसरे न्यूरॉन के यहाँ पे डेंड्राइट्स होंगे। ये कभी आपस में इंटरकनेक्ट नहीं होते हैं, इनके बीच में एक स्पेस होता है, इसी स्पेस को बोलते हैं हम साइनेप्स। क्या बोलते हैं सर? साइनेप्स। तो जो मैसेज ट्रांसफर होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में, वो इस एक माइक्रोस्कोपिकल गैप के बीच में होता है, तो इसको बोलते हैं हम साइनेप्स। तो जो हमारे न्यूरॉन होते हैं वो हमेशा इंटरकनेक्ट नहीं होते हैं, उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है जिसको बोलते हैं हम साइनेप्स, जिसके थ्रू मैसेज आगे कैरी करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये ध्यान रखना है, जो नोड्स ऑफ रेनवियर है यही क्या होता है? यहीं से हमारा जो मैसेज है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, जब वो ट्रांसफर होती है, मीन्स जो फैट होता है अपना, जो माइलिन शीट होती है, वो क्या होती है? इंसुलेटर होती है, मीन्स मैसेज को ट्रांसफर नहीं करती है। तो जो अपना मैसेज है कुछ इस तरह से चलता है ना, नोड्स ऑफ रेनवियर के थ्रू चलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो न्यूरॉन की बात करें, न्यूरॉन तीन टाइप के होता है, अभी भी देखा हमने। फर्स्ट है आपका सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एक रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? इट ट्रांसफर इंपल्सेस फ्रॉम सेंसरी सेल्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। मैसेज को ये जो सेंसरी सेल्स हैं, मीन्स जो अपने रिसेप्टर्स थे, चाहे कोई सा भी हो, फोटो रिसेप्टर है, फोनो रिसेप्टर, ठीक है, या थर्मो रिसेप्टर है, कोई भी है, तो वहां से ये सेंसरी सेल से मैसेज को ट्रांसफर करेंगे कहां पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, मोटर न्यूरॉन क्या करता है? ये क्या करता है? मैसेज को ट्रांसफर करता है कहां से? जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां से अपने जो मसल सेल्स हैं, जो अपने मसल सेल्स हैं, मीन्स जो हमारे इफेक्टर है, मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये मसल सेल तक अपना मैसेज ट्रांसफर करता है। और रिले न्यूरॉन जो होगा वो क्या करता है? इन दोनों को, सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। ठीक है, देखते हैं सभी। तो
रेले न्यूरॉन क्या करता है? इट अकर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेयर दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन द अदर न्यूरॉन्स। तो ये कहाँ पाया जाता है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, चाहे वो ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो, तो वहां पाया जाता है और क्या करता है? लिंक बनाता है किसके बीच में? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में। ठीक है, अभी हमने साइनेप्स की बात की। साइनेप्स क्या होता है? द प्लेस वेयर न्यूरॉन कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर आर कॉल्ड साइनेप्स। वो जगह जहां पे दो न्यूरॉन आपस में इंटरकनेक्ट होता है, वो आपस में दो न्यूरॉन के कभी डेंड्राइट्स और एक्सॉन एंडिंग जो होती है कभी आपस में कनेक्ट नहीं होती है, बीच में एक स्पेस होता है जिसको वो क्या बोलते हैं? हम साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखो कुछ यहाँ पे इस तरह से नर्व्स निकली होती है अपनी। यहाँ नर्व्स देखेंगे तो कुछ ब्रेन से नर्व्स निकली होती हैं, है ना, जैसे बोलते हैं हम क्रेनियल नर्व्स। कुछ हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती है, ऐसा बोलते हैं हम स्पाइनल नर्व्स, जो कि कहाँ से है? पूरी बॉडी में फैली हुई है, हमें दिख रहे हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये फैली हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी से हमारी बॉडी क्या होती है? अपने स्टिमुलस के लिए चेंज करती है, रिस्पॉन्स करती है। तो हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के पार्ट्स क्या हैं इसमें देखते हैं। तो पहला पार्ट है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या आता है? केवल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसके बारे में हम अभी आगे भी देखेंगे, डिटेल में देखेंगे इनके बारे में। और सेकंड है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है आपका इट कंसिस्ट ऑल द नर्व्स, चाहे वो सेंसरी नर्व हो गई, मोटर नर्व है, रिले नर्व है, सारी नर्व्स आ जाएंगी। ठीक है, लाइक क्रेनियल नर्व्स है जो हमारी क्रेनियम से मींस ब्रेन से जो आ रही थी, स्पाइनल नर्व्स जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकली थी, और कुछ विसरल नर्व्स होती है जो हमारे कुछ ऑर्गन से, जैसे हार्ट है ना, जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, या लंग्स है ना, यहां से इनको क्या बोलते हैं? हम इन सबको बोलते हैं विसरल ऑर्गन्स। तो विसरल नर्व्स कौन सी होती है? जो इन विसरल ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कनेक्ट करती है। तो विसरल नर्व्स क्या है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन विसरल ऑर्गन से कनेक्ट करती है, उसे बोलते हैं विसरल नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है आपका? सारी क्रेनियल नर्व्स आ जाएंगी, स्पाइनल नर्व्स आ जाएंगी, विसरल नर्व्स आ जाएंगी। ठीक है, ये भी दो टाइप की होती है आपकी, एक होती है वॉलेंटरी, एक होती है ऑटोनॉमिक। वॉलेंटरी होती है जो हमारे विल पे काम करती है, मतलब जिसको हम मूव कराते हैं, ऐसे चलना फिरना हो गया है ना, हम अपने आप एक्शंस कर रहे हैं। और एक होती है ऑटोनॉमिक जो खुद ब खुद काम करती है, जिसमें से हार्ट का है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लंग्स है, ये खुद ही अपने आप काम करता है, रेस्पॉन्स करता है, इनको हम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, ये ऑटोनॉमिक होती है। तो रिफ्लेक्स सेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्स सेक्शन क्या है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम इज रिफ्लेक्स सेक्शन। मतलब क्या है? किसी भी स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स करना। ठीक है, किसी भी स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स करना ही क्या है? हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन है। जैसे हमने अभी वो कैंडल को टच करने वाला एग्जांपल देखा था, उसमें क्या होता? हाथ को उसने अलग हटाया था, तो ये क्या है? उसका रिफ्लेक्स सेक्शन है। और रिफ्लेक्स आर्क क्या है? जो पाथवे टेकन है ना, द पाथवे टेकन बाय द नर्व इम्पल्सेस इन अ रिफ्लेक्स सेक्शन। तो एक रिफ्लेक्स सेक्शन में जो नर्व इम्पल्स, जो भी एक रास्ता जो चूज करेंगे है ना, उसी को रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में भी देखा था कि शुरू कहां से हुआ था? एक हमारे रिसेप्टर से शुरू हुआ था, रिसेप्टर से सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व के बाद कहां पहुंचा था ये हमारा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद यहीं पे आपकी रिले नर्व ने इसको कनेक्ट किया था। रिले नर्व को किससे? मोटर नर्व से, है ना। इसी तरह सेंसरी नर्व रिले नर्व, रिले से मोटर नर्व। रिले नर्व कहाँ पाई जाती है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो मोटर नर्व पे पहुंचेगा और मोटर नर्व के बाद लास्ट आ जाएगा आपका इफेक्टर। इफेक्टर मींस जो आपके मसल्स वगैरह से हम क्या करेंगे? रेस्पॉन्स करेंगे किसी भी स्टिमुलस के लिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है? पूरा पाथवे जो एक नर्व इम्पल्स
टेक करती है ना, पूरा जो पाथवे होगा उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ रेस्पॉन्स है, ऐसे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वही है, एक कैंडल है जो कि क्या है अपनी एक स्टिमुलस हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे हमारे जो रिसेप्टर्स होंगे, थर्मो रिसेप्टर्स, इसको जैसे ही वो सेंस करेंगे क्या होगा, मैसेज आएगा, केमिकल प्रोड्यूस होगा, और उसके बाद मैसेज नर्व इम्पल्सेस बनेंगी जो आगे जाएंगी, है ना। किसके थ्रू जा रही है ये, सेंसरी नर्व के थ्रू आगे जाएंगी ये, कहां तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आगे, जहां पे कहां पे आ गए हम, स्पाइनल कॉर्ड पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगी, अपनी रेयर नर्व आ जाएगी जो कनेक्ट करेगी सेंसरी नर्व को मोटर नर्व से। ठीक है, मोटर नर्व मैसेज को आगे लेके आएगी मसल्स तक, और मसल्स क्या करेंगे, हाथ को पीछे हटा लेंगे, तो ये क्या हो जाता है, हमारे इफेक्टर हो जाता है। ठीक है, आगे ऐसे यहां देखते हैं हम, ये दे रखा है एक, इसमें जब हम देखते हैं कि अगर ब्राइट लाइट होती है, जब लाइट ज्यादा तेज होती है, तो अपना जो प्यूपिल का साइज होता है बहुत छोटा हो जाता है ना, प्यूपिल हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है। और अगर हम डिम लाइट में देखते हैं तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। तो ये क्या है, लाइट के लिए रेस्पॉन्स करती है हमारी आंखें, है ना। तो देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी ऑन इट्स ओन। मीन्स जो हमारी बॉडी रेस्पॉन्स करती है किसी भी स्टिमुलस के लिए, वो खुद ही करती है। मीन्स हम उसको रेस्पॉन्स नहीं कराते, वो खुद ही रेस्पॉन्स करते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या आता है, इसमें जो प्रोसेसेस हैं लाइक ब्रीथिंग, स्वेटिंग, डाइजेशन, हार्ट बीट, ये सब क्या आते हैं, हमारे ऑटोनोमिक में आते हैं। ये हमारे विल पे काम नहीं करते, ये खुद ही अपना काम करते रहते हैं। दूसरा, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। द वॉलंटरी नर्वस सिस्टम हेल्प अस टू टेक वॉलंटरी एक्शंस, जो हमारे विल पे काम करते हैं, विच आर अंडर कंट्रोल द ब्रेन, जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है, उसे बोलते हैं वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। जैसे डांसिंग है, रनिंग है, राइटिंग, प्लेइंग, मतलब जो हम काम हमारे विल पे होते हैं उसे बोलते हैं हम वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, है ना, या वॉलंटरी एक्शंस। तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ही मेन पार्ट है, एक है आपका इसमें ब्रेन और दूसरा है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट। तो वन बाय वन देखते हैं, पहले ब्रेन को देखते हैं। ब्रेन को देखा जाए तो तीन मेन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक इसका फोर ब्रेन, मतलब जो ब्रेन का पहला आगे वाला हिस्सा है, दूसरा मिड ब्रेन जो ब्रेन में बीच का जो हिस्सा आता है, और तीसरा हिंड ब्रेन जो पीछे वाला हिस्सा आता है ना। तो तीन हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है। फोर ब्रेन का एक ही मेजर पार्ट है, इसे बोलते हैं सेरिब्रम, है ना। थैलेमस और हाइपोथैलेमस की एक ग्लैंड है, वो आगे हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। और मिड ब्रेन का कोई भी अपना अलग पार्ट नहीं है। लेकिन हिंड ब्रेन की बात करें, इसमें भी तीन पार्ट है, पोन्स, मेडुला ओब्लंगेटा एंड सेरिबेलम। ठीक है, ये मेडुला जो है यही आपको कनेक्ट करती है नीचे स्पाइनल कॉर्ड से, है ना। तो हम इनके फंक्शंस देखते हैं, एग्जाम में इनके फंक्शंस पूछे जाते हैं कि सेरिब्रम के फंक्शन क्या है, या पोन्स का, मेडुला का, या सेरिबेलम का। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं इनको। तो पहले फोर ब्रेन की बात करते हैं। तो फोर ब्रेन में हमारा एक ही पार्ट था जिसको बोलते हैं हम सेरिब्रम। इसमें क्या है, इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जैसे देखा जाए सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, सबसे बड़ा पार्ट यही होता है ब्रेन का। इट इज द साइट ऑफ लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। तो यही वो जगह है जहाँ पे क्या होती है, लर्निंग, जितना भी हम याद करते हैं, इंटेलिजेंस हो गया, हमारी मेमोरी है, जो भी हमें सब कुछ याद है पुराना, वो सब हमारा सारा जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है, सेरिब्रम में होता है। जितने भी अपने थॉट्स हैं, सेंसेशन जो हम सेंस करते हैं, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट में, जैसे हमारी आंखें हैं, कान है, नाक है
है ना, वो सब जो सेंस कर रहे हैं हम, वो सब कर रहे हैं सेरिब्रम के थ्रू कर रहे हैं। सेंसेशन हो गया, एक्शन हो गया एंड मूवमेंट्स हो गए हमारी बॉडी के, वो सब कंट्रोल होते हैं किससे? सेरिब्रम से। ठीक है, तो हमारे जो सेंसेशन है या थॉट्स है या जो हमारे एक्शंस हैं, मूवमेंट्स हैं, सब वो सेरिब्रम से कनेक्ट होता है। ठीक है, आगे मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन क्या करता है? इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ नेक एंड हेड टू रेस्पॉन्स विजुअल। सेकेंड, तो मिड ब्रेन क्या है? इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ नेक एंड हेड टू रेस्पॉन्स विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई। मीन्स जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होंगे हमारी गर्दन के, है ना, जो हमारी गर्दन क्या करेगी? रेस्पॉन्स करेगी किसके लिए? जितने भी विजुअल, मीन्स देखने से हम क्या करते हैं, कोई चीज इधर से दिखती है तो हम एक साथ गर्दन को मूव कराते हैं, या ऑडिटरी स्टिमुलाई, जैसे हम कोई भी चीज अगर सुनते हैं, जैसे हमारा कोई अगर नाम भी लेता है, पीछे से नाम लेता है तो हम उसको गर्दन से मुड़ के पीछे देखते हैं। तो जो हमारे विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलस हैं जितने भी हैं, उसके लिए जब हमारी गर्दन रिफ्लेक्स मूवमेंट करती है, वो सब कंट्रोल जो होता है वो मिड ब्रेन से कंट्रोल होता है। ब्रेन का लास्ट पार्ट है हिंड ब्रेन, जिसके 3 पार्ट हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड सेरिबेलम। पोन्स की बात करें तो ये हमारे रेस्पिरेशन रेट जो होता है उसको कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा की बात करें तो ये कंट्रोल करता है जितने भी हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, मीन्स जो हमारे विल पे काम नहीं करते, जो अपने आप ही, जैसे डाइजेशन वगैरह हो गया, वो सब हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। और जो सेरिबेलम है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ आवर बॉडी। मीन्स हमारी बॉडी का जो पोस्चर है, हम जो खड़े हैं या बैठे हैं, है ना, तो अगर गिर ना जाए, है ना, जैसे हम बच्चों को देखा है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो बैठे बैठे गिर जाते हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पाते। ऐसा ही अगर देखा जाए, हमारी बॉडी का जो पोस्चर है ना, या बैलेंस है, उसको जो बनाए रखता है वो सेरिबेलम करता है। आगे देखते हैं, तो कुछ ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे हम, जो कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं, या बहुत सारे स्टिमुलस के लिए ये रेस्पॉन्स करेंगे। तो ग्लैंड्स देखें तो बॉडी में हमारी 2 टाइप की ग्लैंड्स होती है, जो कि कुछ केमिकल रिलीज करती है। तो ग्लैंड क्या है? कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है जो कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस सेक्रेट करता है ना, तो कोई भी हो सकता है ना। तो 2 टाइप की होती है ये, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है? एंजाइम्स रिलीज करती है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डाइजेशन में भी देखा भी था, है ना, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होता है जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये डक्टलेस होती है, मीन्स इनके पास एक डक्ट होती है जिसके थ्रू ये अपना सेक्रेशन देते हैं। ठीक है, तो दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स एंड रिलीज देयर सेक्रेशन डायरेक्ट टू टारगेट ऑर्गन्स थ्रू डक्ट। मीन्स जो इनका टारगेट ऑर्गन है, जहां पे इनका जो एंजाइम है या जो केमिकल जो रिलीज करते हैं ये, इनका जो टारगेट ऑर्गन जहां पे ये एंजाइम्स अपना वर्क करने वाले हैं, वहां तक ये डायरेक्टली पहुंचाते हैं। ठीक है, जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो दे हैव नो डक्ट, इनके पास कोई डक्ट नहीं होती, और ये जो अपना सेक्रेशन है वो किस में रिलीज करते हैं? ब्लड में। और ब्लड के बाद ये कहां पहुंचते हैं? ये टारगेट ऑर्गन्स तक। जैसे हम बात करें, एक हमारा एड्रिनल ग्लैंड होती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है, 2 होती हैं ये। तो अब इनका काम है, एड्रिनल ग्लैंड का काम है हमारे जो ब्रीथिंग रेट है या जो अपना रेस्पिरेशन रेट है, इसको कंट्रोल करना। अब वो होती यहाँ पे है, लेकिन कंट्रोल इसको करती है। कैसे करती है? ये अपना जो सेक्रेशन है वो ब्लड में छोड़ती है, और ब्लड के थ्रू ये बॉडी के अलग अलग पार्ट पे ये पहुंचते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? ये हार्मोन्स रिलीज करती है, हार्मोन्स रिलीज करती है, और हार्मोन्स को ये ब्लड में रिलीज कर देंगे, जिसके थ्रू ये ब्लड के थ्रू ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे पहुंचेंगे, जहां पे आके ये अपने टारगेट ऑर्गन पे अपना काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कुछ ग्लैंड्स अपनी ऐसी होती हैं जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का काम करती है। मीन्स जैसे अपनी पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज को हम देखेंगे डाइजेशन सिस्टम में देखेंगे, वहां पे कुछ पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करती है ये,
है ना, जिसमें क्या होगा, खाने को डाइजेस्ट करने में ये मदद करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे काम करती है, मीन्स अपना सेक्रेशन डक्ट के थ्रू देती है। और पेनक्रियाज इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करेंगे, अभी आगे देखेंगे भी इसको। इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है जो हमारी ब्लड में जो शुगर लेवल है, हमारे ब्लड में जो शुगर होता है, एक्स्ट्रा शुगर, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करती है। तो इंसुलिन एक क्या है, ये हार्मोन है जो कि ये ब्लड में रिलीज करती है। मीन्स देखा जाए तो यहाँ पे ये एंडोक्राइन का काम करती है, यहाँ पे ये एक्सोक्राइन का काम कर रही है। मीन्स एक सेक्रेशन ये डक्ट के थ्रू करती है, यहाँ पे डक्ट होगी इसके पास, यहाँ पे इसको ये विदाउट डक्ट, मीन्स इस सेक्रेशन को ये ब्लड में रिलीज कर देगी, है ना। इंसुलिन को ये ब्लड में छोड़ देती है, जिससे ये ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन रखती है। ठीक है, तो पेनक्रियाज है जो दोनों तरह से काम करती है, थ्रू डक्ट, विदाउट डक्ट। और ऐसे ही आपकी टेस्टिस है, मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरीज, ये भी दोनों काम करते हैं। जैसे टेस्टिस का दो काम है, टेस्टिस क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का एक टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है और एक स्पर्म रिलीज करता है। स्पर्म को ये डक्ट के थ्रू रिलीज करता है और टेस्टोस्टेरोन को ये ब्लड में रिलीज करता है। तो यहाँ देखा जाए तो ये एक्सोक्राइन का पार्ट हो गया और ये वाला एंडोक्राइन का हो गया। ठीक है, ऐसे ही फीमेल में जो ओवरीज होती है ये भी दो तरह से करती है, डक्ट के थ्रू भी और विदाउट डक्ट भी। डक्ट में ये अपना जो एग होगा, ओवम होगा या ओवा बोलते हैं, ओवा रिलीज करते हैं। और वैसे दो हार्मोन रिलीज करेंगे ये, एक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये भी क्या करती है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये कुछ हमारे ग्लैंड्स हैं जो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखेंगे। ये एग्जाम में इनकी पोजीशन वगैरह ही पूछ लेता है, कौन सा अपना जो ग्लैंड है कहाँ पे होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट आपका देखो पीनियल ग्लैंड है जो ब्रेन में पाया जाता है अपना, है ना। हाइपोथैलेमस है ना, पिट्यूटरी है, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल, पेनक्रियास। ओवरी फीमेल में पाई जाती है एंड टेस्टिस आपके मेल्स में पाए जाएंगे। किडनी के ऊपर क्या होता है अपना एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। और हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड जो थायराइड ग्लैंड के अंदर ही पाया जाता है ना। तो ये कुछ अपने ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ये कौन सा हार्मोन सेक्रेट करते हैं और उन हार्मोन का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो एग्जाम में जब आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, ज्यादातर आपके क्वेश्चन ऐसे ही होंगे कि कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है और उस हार्मोन का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं ना। तो फर्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट है आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो दिस ग्लैंड इज हेल्प प्रेजेंट इन ब्रेन एंड प्रोड्यूस रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, हमने पीछे फिगर में भी देखा था, और एक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। इट हेल्प्स टू मैनेज बॉडी टेम्परेचर। अब इसका काम क्या है, हमें दो चीज याद रखनी है, कौन सी ग्लैंड है, ग्लैंड क्या रिलीज करता है और कौन सा हार्मोन रिलीज करता है और उस हार्मोन का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ये ब्रेन में पाई जाती है और जो एक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करती है जो क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करता है, हंगर जो हमारी भूख है, प्यास है, और जो ब्लड प्रेशर है ना, इसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। और जो पिट्यूटरी हार्मोन है ना, पिट्यूटरी हार्मोन का जो सेक्रेशन होगा उसको भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, सेकंड देखें, सेकंड है पिट्यूटरी हार्मोन। तो ये भी कहां पाया जाता है, ब्रेन के ठीक नीचे पाया जाता है और ग्रोथ हार्मोन को ये सेक्रेट करता है। कहां पाया जाएगा, ये जस्ट बिलो ब्रेन। एंड कहां पाया जाता है, करता क्या, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। दिस हार्मोन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है
वो ह्यूमन बॉडी की जो ग्रोथ है उसे कंट्रोल करता है। तो होता क्या है, किसी किसी में ये हार्मोन जब ज़्यादा रिलीज होता है तो आदमी कुछ ऐसा दिखाई देता है, ज़्यादा लंबा हो जाता है, मीन्स नॉर्मल से ज़्यादा हाइट हो जाती है। और जिसमें कम होता है इसकी हाइट नॉर्मल से बहुत कम रह जाती है। इसको बीमारी को बोलते हैं हम, जिसमें हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, उसे बोलते हैं हम गाइगेंटिज्म। एंड जिसमें हाइट बहुत कम रह जाती है उसे बोलते हैं हम ड्वार्फिज्म। तो ये सब किस वजह से हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से, है ना, उसके सेक्रेशन की वजह से। आगे देखते हैं। थर्ड है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ये क्या कहाँ पे होती है? विंड पाइप से अटैच होती है हमारे जो नेक रीजन में। एंड थायरोक्सिन हार्मोन नाम का ये हार्मोन रिलीज करती है। तो कहाँ पे होगी ये? विंड पाइप से अटैच होगी और थायरोक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करेगी। इट प्लेज वाइटल रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। और क्या करेगा ये? ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करता है और बोन्स की मेंटेनेंस में मदद करता है ना, थायरोक्सिन हार्मोन जो है। इसका एक मेन काम और है, याद रखना है, जो थायरोक्सिन हार्मोन जो बनता है हमारा थायराइड ग्लैंड में, वो केवल जब ही बन पाएगा जब आयोडीन का अमाउंट ठीक रहेगा, है ना। तो वही है, थायराइड ग्लैंड नीड आयोडीन। आयोडीन की जरूरत होती है किसके लिए? टू रिलीज थायरोक्सिन हार्मोन, है ना। थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करने के लिए थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की जरूरत होती है। और अगर मान लो बॉडी में अगर आयोडीन की कमी होती है, इस वजह से कौन सी बीमारी होती है? हमें गोइटर नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या होता है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल कर जाती है और कुछ ऐसा हमें दिखाई देता है, ठीक है। इसी बीमारी को क्या बोलते हैं हम? गोइटर, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम? गोइटर, ठीक है। होता क्या है, आयोडीन की कमी से जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, इसको हम गोइटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ है आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड क्या है? देयर आर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड व्हिच आर एम्बेडेड इन थायरॉयड ग्लैंड्स। तो 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है जो कि एम्बेड होती हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के, सॉरी, थायरॉयड ग्लैंड के अंदर। और ये एक पैराथॉर्मोन नाम का हार्मोन रिलीज करती है जो कि कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल हमारे ब्लड में बनाए रखता है, ठीक है। तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो थायरॉयड ग्लैंड के अंदर पाई जाती है, जो कि हमारे ब्लड में फॉस्फेट और कैल्शियम लेवल को बनाए रखती है, ठीक है। फिफ्थ है आपकी थाइमस ग्लैंड। ये कहाँ पाई जाती है? बिटवीन लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में, और जो हमारी ब्रेस्ट बोन है इसके ठीक पीछे, है ना। कहाँ पाई जाती है? बिटवीन लंग्स एंड बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, एंड रिलीज थाइमोसिन, है ना। थाइमोसिन नाम का ये हार्मोन रिलीज करती है जो क्या करता है? डब्ल्यूबीसी बनाने में, मीन्स हमारा इम्यून सिस्टम बनाने में, इम्यून सिस्टम बनाने में ये मदद करती है, ठीक है। इम्यून सिस्टम जानते ही होंगे आप लोग, जो हमारी बॉडी को डिसीजेस से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड कहाँ पे है? बिटवीन लंग्स एंड बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, एंड रिलीज थाइमोसिन हार्मोन जो क्या करती है? डब्ल्यूबीसी बनाने में मदद करती है। आगे चलते हैं। सिक्स्थ है आपका पेनक्रियाज। तो इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पेनक्रियाज होती है हमारी स्टमक के ठीक नीचे होती है, और क्या करती है? ये इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का काम क्या है? मैंने पहले ही बताया था, इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल। ब्लड में जो शुगर लेवल अगर बढ़ता है उसको ये कम करती है। एंड अगर इसकी कमी हो जाती है, अगर इंसुलिन कम बनना शुरू हो जाता है, तो इसकी कमी से बीमारी होती है, इसे क्या बोलते हैं हम? डायबिटीज, ठीक है। तो जो हमारा पेनक्रियाज है वो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है, और जो क्या करता है? इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को कम करना। अगर इसकी कमी होती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है, तो बीमारी होती है हमें डायबिटीज, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।
सेवंथ पार्ट है एड्रेनल ग्लैंड। तो देखा जाए एड्रेनल ग्लैंड को हम इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? जो एड्रेनल ग्लैंड जो है ये करती क्या है, जैसे हम अगर ये नॉर्मल अपना सेक्रेशन ब्लड में छोड़ती रहती है, अगर अभी हमें कभी डर लगता है ना, जैसे कभी देखा होगा हमने कि बैठे बैठे भी हमारी सांस फूलना शुरू होती है, हमारी जो हार्ट बीट है बढ़ जाती है ना, वो इसी ग्लैंड की वजह से होती है। होता क्या है, जब ये ग्लैंड, जब हम डरते हैं तो अपना सेक्रेशन ब्लड में छोड़ती है। तो एड्रेनल ग्लैंड क्या है, ये दो पाई जाती है बॉडी में, जो कि दोनों कहाँ पे होती है, ऑन द टॉप ऑफ किडनीज, जो किडनी के ऊपर पाई जाती है, और एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है एड्रेनालाइन हार्मोन, जिसका काम क्या है, ये रेगुलेट करती है हमारे हार्ट रेट को, हमारी जो हार्ट बीट है उसको रेगुलेट करेगी, ब्रीथिंग रेट को, है ना, और ब्लड प्रेशर को, है ना, ब्लड प्रेशर को भी ये रेगुलेट करती है। इसी वजह से इस हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं ना, इमरजेंसी हार्मोन। क्या कारण है इसका? क्योंकि जो जैसे देखा होगा, हम अगर नॉर्मल कितनी भी तेज रनिंग करें, है ना, पूरा दम लगा लेते हैं तो भी इतनी तेज नहीं भाग पाते। अगर एक कुत्ता हमारे पीछे भागता है तो हम बहुत तेज भाग सकते हैं। तो वो सब जो रीजन है वो इसी ग्लैंड की वजह से होता है ना, इस हार्मोन की वजह से होता है। एट्थ आपका पीनियल ग्लैंड। ये कहाँ होती है? इट इज लोकेटेड डीप इन द मिडल ऑफ ब्रेन, ब्रेन के बीच में अंदर पाई जाती है, और ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है, विच स्टिमुलेट्स आवर बॉडी सेल्स व्हेन इट्स टाइम टू स्लीप एंड वेक अप। मतलब सोते या जागते टाइम पे हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको ये स्टिमुलेट करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। टेस्टिस की बात करते हैं। तो टेस्टिस केवल मेल्स में पाए जाते हैं और एक सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? ये हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है और डेवलपमेंट करता है। किसके लिए? मेल सेक्स ऑर्गन। हमारी बॉडी के जो मेल सेक्स ऑर्गन है, मीन्स मेल्स में जो सेक्स ऑर्गन होगा उसको डेवलपमेंट में और कंट्रोल में, और बाकी जो मेल फीचर्स हैं जैसे आवाज का भारी होना, है ना, अपना जो चेस्ट का साइज बढ़ना, है ना, तो ये सब मस्टिक आना, दाढ़ी मूछे आना, ये सब क्या है? प्यूबर्टी के एज के बाद जो चेंजेस आते हैं मेल्स में, उन सबको कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। फीमेल में दो हार्मोन रिलीज होता है, जो ओवरीज है दो हार्मोन रिलीज करती है। पहला है आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। एस्ट्रोजन का काम क्या है? वही है, फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज टू कंट्रोल एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे उनको कंट्रोल करने में, डेवलप करने में ये मदद करेगा। और जो फीमेल फीचर्स है ना, जैसे लड़कियों की आवाज का पतला होना, बालों का लंबा होना, है ना, बाकी और भी चेंजेस हैं जो प्यूबर्टी की एज के बाद चेंजेस आते हैं फीमेल्स में, उनको सबको ये कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन। एक है आपका प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करता है? ये यूट्रस में जो बदलाव आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइप पे, है ना, जो फीमेल में जो प्यूबर्टी के एज के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें जो यूट्रस में जो बदलाव आएंगे उसको कंट्रोल करेगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था आपके इस चैप्टर का। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट हम आपका मैथ से चैप्टर 9 शुरू करेंगे, जो कि आपका है हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसका ये चैप्टर हम नया शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।